फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था एमएनएस एग्जाम, ठीक है ना, ये आपका शिफ्ट बी का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, एंड दैट क्वेश्चन इज कि मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी हो, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज। तो अगर हम बात करें द केस ऑफ कि अगर हम देखें एंटीबॉडी में, अगर आप देखोगे तो एंटीबॉडीज आपकी 5 तरीके की होती हैं, अगर आपको पता हो, जैसे कि आपका IgA, IgG, IgE, IgM और IgD, ठीक है, ये हमारी कुछ 5 एंटीबॉडीज मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब पूछा था मोस्ट अबंडेंट कौन सी है, तो मोस्ट अबंडेंट जो है ना बच्चों, दिस इज IgG, जो इम्यूनोग्लोबिन G है आपका IgG, ये आपका मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है। अभी क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन यहाँ से देखो और बनते हैं कि IgG जो है आपका, इसका शेप कैसा है, ये कहाँ मिलता है, इसका फंक्शन क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट कि IgG एक इकलौता ऐसा है जो क्या करता है आपके लिए, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ये प्लेसेंटा क्रॉस करता है जब मदर आपकी प्रेग्नेंट होती है उस समय पे, और ये फीटस को, ठीक है, फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ये इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द फीटस। तो ये याद रखना है कि कुछ प्रॉपर्टी आपको तैयार करनी है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ NCERT, कुछ अलग से, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी बहुत बार पूछी जा चुकी है अब तक। तो ये एंटीबॉडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको अच्छे से करना है, तैयार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया आपको, IgG द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज। कि जो क्वेश्चन है आपका, लीव्स फॉल वाटर ऑन ड्राई डे बिकॉज, जैसे मान लो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा प्लांट जो होते हैं ना मुरझा जाते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई प्लांट अगर है तो जो लीफ है ना ऐसे करके ये मुरझा जाती है नीचे की तरफ को, ठीक है ना, इसको कहा जाता है क्या, विल्टिंग। आप इसको विल्टिंग कहते हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द विल्टिंग फिनोमिना, विल्टिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो प्लांट मुरझा क्यों जाता है, विल्टिंग हो क्यों जाती है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि विल्टिंग क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा रिलीज कर देगा प्लांट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी भी कर जाती है ना, तो प्लांट भी क्या करता है, ट्रांसपिरेशन कॉज करता है। तो पानी जब यहाँ से रिलीज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, पानी के रिलीज होने के साथ ही टर्गर प्रेशर होता है एक, ठीक है, देयर इज अ टर्गर प्रेशर सेल के अंदर, ये टर्गर प्रेशर हो जाता है डिक्रीज, एंड डिक्रीज ऑन द टर्गर प्रेशर प्लांट जो है अपना शेप एंड साइज मेंटेन नहीं कर पाता, इसी को विल्टिंग कहा जाता है। तो इसका जो कॉज था कि ड्रॉपिंग जो हो रही है, ये ड्रॉप इसलिए हुआ है बिकॉज ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो गया है, टर्गर प्रेशर रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, वो जो क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड आपका थोड़ा बहुत और तैयारी रखनी है कि इसका और कॉज क्या होता है, विल्टिंग के अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लाज्मोलिसिस वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, टाइप ऑफ सेल कौन सी हो सकती है, सब तैयार रखिएगा आप लोग, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम, अभी हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज के बारे में। तो इम्यूनिटी की बात करते तो उसने पूछा इम्यूनिटी क्या होता है, तो इम्यूनिटी सिंपल मतलब ये है कि जो क्या करता हो, आपको पैथोजन से बचाता हो, पैथोजन से आपको क्या करता हो, ये प्रिवेंट करता हो, दैट सिंपल मीनिंग द इम्यूनिटी। एक बात बताता हूँ आपको कि एमएनएस एग्जाम के लिए इम्यूनोलॉजी जो है आपका, इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, तो इम्यूनोलॉजी जो है आपको डेफिनेटली तैयार कर लीजिएगा। माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर जो आपका एक चैप्टर है, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जहाँ पे माइक्रोब के बारे में दिया गया, तो 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, द माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर एंड द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये दोनों चैप्टर तैयार करें, 3-4 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है। तो आंसर मिल गया इसका कि इम्यूनिटी क्या आपकी, इम्यूनिटी वो आपका चीज़ें हैं जो आपको बचाती हैं, आपको डिजीज होने से, पैथोजन से आपको प्रिवेंट करती हैं, सिंपली जो बचाने का काम करती हैं ये। उसके बाद पूछा हुआ क्या, जैसे क्वेश्चन दिया गया था कि जैसे मान लो प्लांट अगर है या कोई स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होने वाली है प्लांट के, और आप उसको बचाना चाहते हैं, तो कैसे बचाया जा सकता है, प्लांट के पास तो कौन सी पावर जिससे प्लांट नया बन सकता है, इज देयर एनी पावर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द प्लांट जिससे एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक प्लांट अगर है, ठीक है, एक प्लांट इज देयर, और आपको क्या करना है, यहाँ से एक प्लांट नया बनाना, तो आप करते कि यहाँ से जो इसका मैरिस्टेमेटिक सेल होता है, यहाँ से मैरिस्टेमेटिक, याद है वो सेल हैं जो क्या करती हैं, डिवीजन कॉज करती हैं। तो मैरिस्टेमेटिक सेल को यहाँ से क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, और एक सिंगल सेल से
एक नया प्लांट बना लिया जाता है। ये खास बात सिर्फ किसके पास है? प्लांट के पास है, कि प्लांट से आप एक सिंगल सेल निकालिए, मैरिस्टेमेटिक सेल होना चाहिए वो, और वहां से आपको क्या करना है? एक नया प्लांट बना लेना है। तो पूछा हुआ था जो फिनोमिना है ना यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है? द टर्म इज कॉल्ड टिश्यू कल्चरिंग। आप इसको टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं, ठीक है। एंड इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द टोटिपोटेंसी। तो ये टर्म ध्यान रखना है कि टिश्यू कल्चरिंग क्या होता है और टोटिपोटेंसी क्या होता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सिंपली टोटिपोटेंसी और द टिश्यू कल्चरिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया इतना? फिर अगर हम बात करें द केस ऑफ, कि यहाँ पे पूछा हुआ था दैट इज कि फ्लावर विच आर सेसाइल आर फाउंड इन, कि सेसाइल फ्लावर्स कहाँ मिलते हैं। अब आपको क्वेश्चन करने के लिए मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कि जो मॉर्फोलॉजी है, जो चैप्टर है ना मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स, तो थोड़ा बहुत आइडिया फ्लावर के बारे में, बस चैप्टर बहुत डीप है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे सेसाइल फ्लावर क्या होते हैं? आपने वहाँ पढ़ा होगा, द वन टर्म इज कॉल्ड साइमोस, और एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं रैसिमोस। फ्लावर के जो टॉपिक है ना इन्फ्लोरेसेंस, तो यहाँ पे साइमोस और रैसिमोस के यहाँ आपके इन्फ्लोरेसेंस के टाइप हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है, जैसे हम साइमोस की बात इस्तेमाल, यहाँ पे कोई प्लांट था, ये ग्रो हुआ, एंड यहाँ पे आगे जाके ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक फ्लावर बन जाता है। तो जो मेन एक्सिस है ना आपको यहाँ पर साइमोस के केस में, वहाँ पे क्या बन गया? फ्लावर आ गया, ठीक है। तो इस एक्सिस में कंप्लीट जो ब्रांच है ना, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फ्लावर है। सॉलिटरी का मतलब यही होता है कि किसी एक एक्सिस पे वहाँ पे क्या हो, आपका एक सिंगल फ्लावर अगर होता है, इसको आप सिंपली क्या बोलते हैं? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना था टॉपिक बस यहाँ से, कि सेसाइल फ्लावर कहाँ मिलते हैं? आपके साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मिलते हैं। अब आपको क्या करना है? साइमोस की बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लर्न कर लेनी है, लाइक कि यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होता है, बेसिपिटल सक्सेशन होता है फ्लावर्स का, ये कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी यहाँ से, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट पूछा हुआ था जो क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन इज कि एक्वेटिक प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू, कि एक्वेटिक प्लांट वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे लॉस करते हैं। अब खास बात देखो क्या होती है एक्वेटिक प्लांट की, कि वाटर लॉस वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। और इन केस अगर होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट अगर आपका वाटर लॉस अगर करता भी है, तो वहां पे सिंपल एक फिनोमिना होता है, इसको कहा जाता है डिफ्यूजन, कि विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस जो आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स है बच्चे, ये एक्वेटिक प्लांट ऑलरेडी पानी के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? आपका डिफ्यूजन के थ्रू, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आप सिर्फ डिफ्यूजन पर निर्भर रह सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस अगर यहीं पे करना होता, तो यहाँ पे क्या होता? फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल लाइक जाइलम एंड द फ्लोएम। तो अगर हायर प्लांट अगर पूछा होता तो वास्कुलर बंडल्स हो जाते, और अगर शॉर्ट प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट सारे शॉर्ट ही होते नॉर्मली, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस देखा जाता है। देन उसने पूछा हुआ है द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम, कि जो मूवमेंट होता है ना फूड का फ्लोएम में, उसको क्या कहा जाता है? क्या फिनोमिना होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई प्लांट अगर था यहाँ पे, तो इस प्लांट में फूड का जो ट्रांसलोकेशन होना है, ये कैसे होगा फूड? जैसे मान लो फूड तो आपका लीफ के अंदर बना है, ये बन गया आपको यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इस लीफ को है? बस नहीं, क्योंकि इसके पास एनर्जी तो ऑलरेडी है। इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके भेजना होता है कहाँ पे? रूट्स के पास, या जो यंग ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वहां तक भेजना होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रूट्स हैं और जो यंग ग्रोइंग पार्ट लाइक मैरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, इनको खाना चाहिए, और खाना आएगा कहाँ से? लीफ से। और लेके आता कौन है? इट विल टेकन बाय द फ्लोएम, फ्लोएम लेके आता। तो पूछा हुआ था कि जो फूड ट्रांसलोकेशन होता है यहाँ से, उसको क्या कहा जाता है? द टर्म इज कॉल्ड सिंपली ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एक सिंपल सा टर्म आपको ध्यान रखना है, इसको आप सिंपली क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन हियर, दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हार्मोन कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है ये।
कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो आपको पता होगा, लाइक द हार्मोन नेम इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन, जिसको जनरली आप क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। सीधा सीधा आंसर पूछा हुआ था, दे सकते थे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, से दैट इज, जैसे हमने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की जो कंडीशंस हमारी एनवायरनमेंट की, ठीक है, तो वो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पूछा हुआ था कि जो ऑर्गेनिजम्स आपके हाई या नैरो रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, किसकी, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है या उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी प्लांट या एनिमल्स हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं या नैरो को कर सकते हैं तो नाम दिए जाते हैं। तो अगर मान लो अगर हम यहाँ पे देखें नैरो अगर है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है बेसिकली, कि जो भी आपके हाई सॉल्ट और नैरो रेंज को जो टॉलरेट कर सकते हैं, बेसिकली द नैरो रेंज, इसको टॉलरेट करने के लिए यहाँ पे क्या देखा जाता है, इसको कहा जाता है स्टेनोहैलाइंस। ठीक है, इसको हम स्टेनोहैलाइंस कहते हैं। और जो आपका वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकता है, द वाइड रेंज, इसको आप कहते हैं यूराइल हैलाइन। तो आंसर आपका अकॉर्डिंगली बन जाता है कि यस, कौन सा आपका वाइड रेंज पूछा हुआ तो आपका वाइड आ जाएगा, और नैरो पूछा हुआ तो आपका फिर नैरो बन के आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे क्या, कि प्लांट ब्रीथ थ्रू डैश इन द ओल्डर स्टेम, कि अगर स्टेम पुराना है तो क्या वो स्टेम ब्रीदिंग करता है, लाइक जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कि प्लांट में क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें करी जाए, एक्सचेंज हो गैसेस का, यस होता है। और वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज करने के लिए गैसेस का 3 फिनोमिना होते हैं प्लांट में। द वन इज कॉल्ड स्टोमेटल, ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड क्यूटिकुलर, एंड थर्ड होता है आपका लेंटिसल्स या लेंटिकुलर। तो विद द हेल्प ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स क्या होता है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो पूछा हुआ था कि स्टेम में कौन करेगा, तो स्टेम में ध्यान रखना है स्टोमेटा नहीं होते। स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है, देयर इज अ लेंटिसल्स, ये प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओल्डर रूट्स हो गई, स्टेम हो गए, दे हैव द लेंटिसल्स, ठीक है, जो आपकी हेल्प करता है यहाँ पर ही। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। आई होप सो यू आर एंजॉइंग। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं शॉर्टली, सो बी फोकस ऑन इट। थैंक यू।